हाँ बच्चों, ये इंडो इस्लामिक का क्लास है आपकी। और इससे पहले जो है वो पर्सनालिटीज़ मैंने लिखाना स्टार्ट किया था, मुस्लिम स्कॉलर्स, जिसमें सबसे पहले मैंने एक ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर शाह वलीउल्लाह दहलवी के बारे में आपको बताया था। 18वीं सेंचुरी में हुए हैं, बहुत बड़े आलिम थे। और सेकंड मौलाना शिबली नौमानी शमसुल उलमा के बारे में आपको बताया था, जिन्होंने सीरतुन नबी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बायोग्राफी लिखी है। और उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो हमारे नेशनल पोइट हैं, जिन्होंने खुदी का मैसेज दिया है, खुदी की थ्योरी दी है, जिनको शायर मशरिक या पोइट ऑफ ईस्ट कहते हैं, जिनको फिलोसफर ऑफ ईस्ट कहते हैं, पूरब का दार्शनिक कहते हैं, और जिनकी बहुत सी नज़में आप सुनते हैं। इसमें बहुत फेमस नज़म जो लिखी है उन्होंने, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। 1877 को सियालकोट पंजाब, जो हिस्सा पाकिस्तान में है, वहाँ पैदा हुए थे। और 1938 में उनकी डेथ हुई थी लाहौर में। अल्लामा इकबाल शायर इस्लाम, पोइट ऑफ इस्लाम भी कहलाते हैं। और इकबाल हायर एजुकेशन उन्होंने इंग्लैंड में पाई थी, यूरोप की भी उन्होंने जर्नी की थी, यूरोप का सफ़र किया था, यूरोप गए थे। और वहाँ मस्जिद कर्तबा, स्पेन में जो मस्जिद कर्तबा है, वहाँ उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी। AMU ने 1934 में उनको डीलिट, ऑनरेरी डीलिट की डिग्री दी थी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के लाइफ मेंबर भी चुने गए थे, वो बने थे। वो गांधी जी उनको वाइस चांसलर बनाना चाहते थे जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का, उन्होंने उसको इनकार कर दिया था। बहुत सी पोस्ट रही उनके पास, स्वदेशी मूवमेंट में गांधी जी के साथ रहे। और पंजाब लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर भी चुने गए। तो ये सब चीज़ें थी। और ये भी हमने बताया कि 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सर का टाइटल दिया था, सर का ऑनर दिया था। इसी तरह से डॉक्टर, चूँकि उन्होंने PhD की थी जर्मनी से, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से फिलॉसफी में, तो इसलिए वो डॉक्टर थे। अल्लामा अपने वक्त का पढ़ा लिखा आदमी था, अल्लामा कहलाते थे। और रियल नाम था मोहम्मद इकबाल। तो 1926 में पंजाब विधानसभा के मेंबर इलेक्ट हुए थे। 1931 में मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में गए थे। और 1928 में AMU स्टूडेंट्स यूनियन के लाइफ मेंबर भी बने थे वो। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है वो है मोहम्मद अली जौहर। आपने पढ़ा होगा अली ब्रदर्स, अली बंधु, अली बिरादरान। हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, हिस्ट्री में ये दो भाई जो अली बंधु कहलाते हैं, अली बिरादरान कहलाते, अली ब्रदर्स कहलाते हैं, ये बहुत फेमस है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अली बिरदर्स, अली बिरदर्स रामपुर में पैदा हुए थे। इनके फादर जो हैं बहुत छोटे थे ये लोग।
उनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी माँ ने बहुत मेहनत से और लगन के साथ अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया और हायर एजुकेशन के लिए MAO कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भेज दिया, जो अब यूनिवर्सिटी है, AMU है। पढ़ी लिखी थी नहीं वो, लेकिन उनको एक शौक था उनके बच्चे पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब किसी काबिल हो गए तो फिर उन्होंने नौकरी नहीं करने दी और ये कहा कि नहीं, नौकरी ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की, अपने देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो। तो वो दोनों भाई जो हैं हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और गांधी जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सी पोस्ट्स उनके पास रहीं, बहुत से जो है मूवमेंट चलाए। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की डेथ पहले हो गई थी। मोहम्मद अली जौहर जो है पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन गए थे, वहाँ से लौट के आए। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम था सिविल सर्विस का, वो उन्होंने पास किया, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि नहीं, अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करनी है, हिंदुस्तान को स्वराज आज़ादी दिलानी है। तो फिर मोहम्मद अली जौहर जो हैं आज़ादी की लड़ाई में आ गए। मोहम्मद अली जौहर की माँ का नाम था आबादी बेगम। लेकिन हिस्ट्री में बी अम्मा के नाम से फेमस है। वो बी अम्मा क्यों? पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह स्पीच दिया करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन स्पीच दिया करती थी। बीमारी की हालत में भी उन्होंने तकरीरें और भाषण और स्पीचेस दी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ाई के लिए। और जब स्पीच दिया करती थी तो औरतें जो हैं अपने ऑर्नामेंट्स और जेवर उतार के उनको दे दिया करती थी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए, अपना पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना उनका शेयर था ये। तो बी अम्मा बहुत फेमस हुई। 2 बेटे थे, गांधी जी को उन्होंने अपना तीसरा बेटा बनाया था। आपने जो वाइट गांधी टोपी देखी है, वाइट जो गांधी कैप फेमस है, बहुत मशहूर है, सबसे पहले बी अम्मा ने ही बना के गांधी जी को दी थी और यही हिस्ट्री में फेमस है। अब जो लोग पुराने लोग पहनते थे कांग्रेसी या जो फ्रीडम फाइटर्स, वो वाइट टोपी जो होती थी, कैप, गांधी टोपी इसको कहते हैं, गांधी कैप, वो सबसे पहले बना के इन्होंने दी थी। मोहम्मद अली जौहर जो हैं 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में पैदा हुए थे। बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1878 इन रामपुर, यूपी। और MAO कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहां से BA करने के बाद फिर हिंदुस्तान वापस बने, लौट के आए थे। 1905 में ये वापस हुए हिंदुस्तान में और कई बड़ी बड़ी रियासत में, बड़ी बड़ी स्टेट्स में ये मिनिस्टर रहे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी ढाका के अंदर, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 1917 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट चुने गए। 1919 में जो टर्किश में उस्मानिया गवर्नमेंट थी, उस्मानिया हुकूमत थी, उसको अंग्रेजों से बचाने के लिए हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चलाया था जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1999 बहुत फेमस है। खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में चला थी ये। और (1920) यानी 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की फाउंडेशन रखी गई, जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। उसकी जो स्थापना, उसकी जो फाउंडेशन रखी गई, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखी गई थी।
और 1925 में यहाँ से ये शिफ्ट हुई दिल्ली और वहाँ जाके फिर वो एक स्कूल बना। लेकिन 1920 में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई अलीगढ़ के अंदर, तो उसमें गांधी जी भी थे, मोहम्मद अली जौहर भी थे, शौकत अली भी थे और अब्दुल मजीद ख्वाजा थे, डॉक्टर मुख्तार अंसारी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए ये भी थे, और अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हकीम अजमल खां बहुत बड़े हकीम हुए वो भी थे, और ये शेख महमूदुल हसन भी थे। इन सब ने मिलके अलीगढ़ के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी, बुनियाद रखी, फाउंडेशन रखी थी। बहरहाल 1911 में 1911 एडी में एक अखबार पब्लिश किया था इंग्लिश में, जिसका नाम था कॉमरेड। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कलकत्ता से पब्लिश होता था, और ये वीकली अखबार था। इसी तरह से 1913 में इन्होंने उर्दू डेली न्यूज़पेपर पब्लिश किया, तो उसका नाम था हमदर्द। ये उर्दू में था, और वो कॉमरेड जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये दोनों न्यूज़पेपर उन्होंने कलकत्ता ये हमदर्द तो उन्होंने दिल्ली से पब्लिश किया था, और कॉमरेड जो है वो बंगाल से, सॉरी कलकत्ता से उन्होंने पब्लिश किया था दोनों। तो ये पूछते हैं कि भाई कॉमरेड और हमदर्द किसने, तो ये मोहम्मद अली जौहर ने। मोहम्मद अली जौहर बहुत ज़बरदस्त राइटर थे, एडिटर थे, और ये कहा जाता है कि इतनी शानदार इंग्लिश लिखा करते थे कि अंग्रेज़ भी अखबार को समझने के लिए डिक्शनरी लेके बैठते थे, इतनी शानदार इंग्लिश, और उर्दू भी बहुत शानदार लिखते थे। तो ये आज़ादी की लड़ाई के ऑर्गन थे दोनों न्यूज़पेपर, और अंग्रेज़ों ने इनको बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था, और इनको जेल भी हुई थी। लेकिन ये बहरहाल जेल में रहने के बाद जब आज़ादी की इन्होंने ठान ली थी, तो उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। बहरहाल तो 1930 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट के लिए, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, अंग्रेजों से बात करने के लिए। तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहलाती है, वहां गए थे, और वहां बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी। और वो स्पीच ये थी कि हम यहां आए हैं, मुझे लिख कर दे दो कि मेरा देश आजाद हो गया, हिंदुस्तान को आपने आजाद कर दिया है, तो हम लेके जाके दिखाएंगे अपने लोगों को। अगर आप आजाद नहीं करते हैं तो अब हम गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाएंगे। जब हम लिख के दे देंगे कि हमने मुल्क को आजाद कर दिया, हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, तभी हम जाएंगे, वरना हमें मरने के लिए यही जगह दो। जिद पे अगर लोगों ने, अपने जो लोग साथ में गए थे, गांधी जी वगैरह बहुत लोग साथ में गए, समझाया कि अरे भाई हो जाएगा, उनका नहीं, अब आए हैं तो हम आज़ादी लेकर ही जाएंगे। तो बहरहाल वहाँ रहे वो, और वहाँ बीमार पड़े, और 4 जनवरी 1931 को इनकी वहाँ इंग्लैंड के अंदर डेथ हुई है, और 15 दिन तक डेड बॉडी इनकी वहीं पड़ी रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम गुलाम मुल्क में दफन होना भी पसंद नहीं करेंगे, यानी हिंदुस्तान में डेड बॉडी वहाँ नहीं आएगी, और अंग्रेज अपने यहाँ दफन नहीं होना देना चाहते थे। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उनको बाई एयर उनकी डेड बॉडी मंगाई, और पैलेस्टाइन जो पैगंबरों की ज़मीन है वहाँ उनको दफन किया गया है, फ़िलिस्तीन के अंदर यरूशलेम में, जेरूसलम जिसको कहते हैं, जहाँ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बहुत से पैगंबर पैदा हुए, वहाँ इनको दफन किया गया। ये बहुत फेमस पोइट भी थे, जौहर इनका शायरी का नाम था। अपनी लाइफ में इन्होंने शेर कहा था, है रश्क एक खल्क को जौहर की मौत पर, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। यानी इतनी शानदार मौत अल्लाह जिसे चाहता है उसको देता है। तो पूरी दुनिया जो है वो ये हैरत में है कि इतनी शानदार मौत मिली है,
ये अपनी लाइफ में उन्होंने शेर कहा था। तो ये पूरा हो गया कि 4 जनवरी 1931 को इनकी इंग्लैंड के अंदर डेथ होती है और इनको यरूशलेम फ़लस्तीन में दफन किया जाता है। और इनके कब्र पर जो स्टोन है, जो पत्थर है, उस पर यही एक शेर लिखा हुआ है रश्क एक खल्क को जौहर की मौत पर, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। तो ये थे मोहम्मद अली जौहर, अली ब्रदर्स के नाम से फेमस दोनों भाई, MAO कॉलेज के स्टूडेंट थे दोनों, और आबादी बेगम की माँ का रियल नाम था। लेकिन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी की तारीख में इनको बी अम्मा के नाम से शोहरत मिली है। खिलाफत मूवमेंट चलाया था इन दोनों भाइयों ने, जिसमें गांधी जी भी शरीक थे, शामिल थे। 1911 में कॉमरेड इंग्लिश अखबार निकाला था, न्यूज़पेपर कलकत्ता से। 1913 में पब्लिश किया था हमदर्द उर्दू न्यूज़पेपर। और इसके अलावा 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में लोग पैदा हुए थे, और 1931 में इंग्लैंड में इन्होंने आखिरी सांस ली और बैतुल मुक़द्दस में इनको दफन किया गया, यरूशलेम में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाया था। अंग्रेजों ने इनको सर का टाइटल दिया था, और वो दिया था इनको 1928 के आसपास। लेकिन उन्होंने, सॉरी, ये और पहले दिया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई है 1919 में, तब इन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दुखी थे उससे। जलियांवाला बाग का जो मिसकेयर हुआ था और जो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी उस पर, तो उस वजह से उन्होंने उसको वापस कर दिया। कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, और इसके मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे। बहुत से जो मूवमेंट जो चले उसमें 1931 से पहले जो भी चले, सब गांधी जी के साथ और लोगों के साथ मिलकर उसमें रहे। और जहाँ मिलिया इस्लामिया की जो फाउंडेशन और जो बुनियाद रखी गई है, वो भी जो है ये उसमें उसके मेंबर थे, उसमें मौजूद थे। ये थे मोहम्मद अली जौहर। इन्हीं के नाम पे आज़म खान ने जो रामपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बनवाई है, जौहर यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पर बनवाई है, क्योंकि वो रामपुर के रहने वाले थे इसलिए। और एक आध बार ये क्वेश्चन आया भी है, ये लोग प्लेयर भी थे, या जो हॉकी टीम थी उसके प्लेयर भी थे। ये दोनों भाई अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। और एक बार सवाल भी आया था कि वो बॉल जो है वो जामा मस्जिद की चोटी तक पहुंचाई थी। बहरहाल, तो ये थे मोहम्मद अली जौहर। उसमें यह है कि क्रिकेट टीम में थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स की एक टीम थी और एमयू की टीम थी। दोनों का मैच हुआ और एक बॉल बची थी, और जो है 4 रन चाहिए थे या 1 रन चाहिए, जो भी रन चाहिए थे। तो मोहम्मद अली जौहर ने एक शॉट लगाया था, तो उसमें 6 रन बने थे, तो टीम जीती थी इस तरह से। नेक्स्ट पर्सनालिटी है, और वो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पूरा नाम लिखिए, गुलाम मुहीउद्दीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और हिस्ट्री में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से फेमस हैं, लेकिन उनका रियल नाम था पूरा गुलाम मुहीउद्दीन अबुल कलाम आज़ाद।
11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए थे, सऊदी अरब में। इनकी माँ जो है हज करने के लिए गई थी, तो इनकी पैदाइश वहीं हो गई थी। और 22 फरवरी 1958 में दिल्ली में एक्सपायर हुए हैं, डेथ हुई है दिल्ली के अंदर। अबुल कलाम आज़ाद की अर्ली एजुकेशन जो है वो कलकत्ता में हुई थी और हायर एजुकेशन के लिए चले गए थे अल अजहर यूनिवर्सिटी, कैरो, काहिरा, इजिप्ट, मिस्र। बहुत फेमस इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ, उसका नाम है अल अजहर यूनिवर्सिटी, काहिरा के अंदर, कैरो, इजिप्ट या मिस्र के अंदर। अबुल कलाम आज़ाद 1920 से 1922 पार्टिसिपेट किया खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट में ये मोहम्मद जौहर, शौकत अली और गांधी जी के साथ रहे, हकीम अजमल खां और मुख्तार अहमद अंसारी और भी बहुत से लोग, हकीम अजमल खां वगैरह सब लोग थे। उसके बाद 1923 में ये सबसे कम एज के कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सबसे कम एज में 1923 में। फिर 1940 में सेकंड बार ये 2 बार रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इसके अलावा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब का रेजोल्यूशन पास हुआ, तब उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और कांग्रेस के ही कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नाइनटीन 33 में शहरी नाफरमानी, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में चला था। उसमें सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में और फर्स्ट हमारा जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, तो ये एमपी इलेक्ट हुए हैं रामपुर से। सेकेंड वन 1957 में एमपी इलेक्ट हुए हैं गुड़गांव, हरियाणा से। अबुल कलाम आज़ाद एक अच्छे लीडर होने के साथ, पॉलिटिकल आदमी होने के साथ साथ बहुत बड़े राइटर भी थे और बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर भी थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तब से लेकर और जब तक जिंदा रहे 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी मिनिस्ट्री में ये 1947 से लेकर 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इसके अलावा अब हम आपको कुछ इनकी किताबों के नाम लिखवाते हैं। नए रंगे ख्याल, ये बहुत 11
11 साल की एज थी, 11 साल की एज में उन्होंने ये एक मंथली मैगजीन थी ये पब्लिश की थी, नए रंगे ख्याल। नेक्स्ट है लिसानुस्सिद्क। लिसानुस्सिद्क ये 15 ईयर्स की एज थी तब ये किताब उन्होंने लिखी थी, पब्लिश की थी। कौले फैसल, कौले फैसल ये भी न्यूज़पेपर पब्लिश किया है। और सबसे फेमस जो है अल हिलाल, जब अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया और ये पब्लिश किया था जून 1912 में फ्रॉम कलकत्ता। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया तो फिर उन्होंने इसी का नाम चेंज करके अल बलाग, और ये 1915 में इन्होंने पब्लिश किया है। ये बहुत फेमस न्यूज़पेपर हैं, ये वीकली न्यूज़पेपर थे जो अबुल कलाम आज़ाद जो है पब्लिश किया करते थे, और अंग्रेज़ जो है इसको बार बार बैन करते थे और उनको बंद कर दिया जाता था। अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है और वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है और बहुत फेमस किताब है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पूरी हिस्ट्री इसके अंदर मौजूद है, तो ये इनकी बहुत फेमस किताब है। इसके अलावा जो है इन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन भी किया है जिसको कहते हैं तर्जुमानुल कुरान। और बहुत फेमस किताब है तज़किरा, तज़किरा, और एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जिसको कहते हैं गुबारे खातिर। गुबारे खातिर ये जब अहमदनगर की जेल में थे तो वहां से अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा करते थे, लेकिन पोस्ट नहीं करते थे। जब वहां से छोड़े गए हैं अंग्रेजों ने, जब इनको छोड़ा है तो फिर उन्होंने उन लेटर्स को छपवाया, और जब वो किताब हो गई तो फिर अपने जो दोस्त थे मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी उनको प्रेजेंट की, उनकी नज़र की, उनको गिफ्ट की। तो ये उस किताब का नाम है गुबारे खातिर। और अबुल कलाम आज़ाद ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो सख्त इसके खिलाफ थे, और उन्होंने 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों को रोका था कि मत जाओ पाकिस्तान, हम यहाँ मौजूद हैं, तुम्हें पूरी सेफ्टी यहाँ मिलेगी। तो लेकिन बहरहाल जो फैसला होना था वो हो गया और ये हिंदुस्तान में रहे, और जिनको जाना था बहरहाल गए। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान और यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोग, इन सब चीज़ों से काफ़ी उनकी मोहब्बत थी, और इसीलिए वो यहाँ से नहीं गए और उन्होंने अपील भी की कि लोग वहाँ न जाएं। बहरहाल तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो गए आपके। और इंडिया विद फ्रीडम को याद रखिएगा आप, अल हिलाल अल बलाग को याद रखिए, और ये ट्रांसलेशन है कुरान का, तर्जुमानुल कुरान के नाम से। तज़किरा फेमस किताब है। गुबारे खातिर जो है ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, इसको याद रखिए। और एजुकेशन जो उन्होंने पाई है वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा या कैरो में पाई है। कलकत्ता के रहने वाले थे। इनके फादर मौलाना खैरुद्दीन जो हैं वो बहुत बड़े रिलीजियस आदमी थे और सूफ़ी टाइप के आदमी थे वो। उन्होंने जो अर्ली एजुकेशन घर पे ही उनको पढ़ाया था उन्होंने, और इनकी माँ हज के लिए गई थी तो वहीं ये इनकी पैदाइश हुई थी, और दिल्ली में जो है वो इनकी डेथ हुई है। बहरहाल ये हो गए अबुल कलाम आज़ाद। अब जो स्पेशल जो स्टडी है आपकी, या जो आखिरी पर्सनालिटी है, वो है सर सैयद अहमद खान।
उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल से आपको लिखाना है। फाउंडर ऑफ AMU। सर सैयद अहमद खां का रियल नाम था सैयद अहमद। सर जो है वो उनका ऑनर था, टाइटल था, और खां भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला था। सर सैयद अहमद खां 70 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए थे। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में आखिरी सांस ली, और अलीगढ़ की जो जामा मस्जिद है AMU के अंदर, उसी के प्रेमिसेस में इनकी ग्रेव है, वहीं इनकी कब्र बनी हुई है। सर सैयद अहमद खां के फोरफादर जो हैं वो एक स्टेट थी हेरात, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, वहाँ से हिंदुस्तान आए थे अकबर शाह के ज़माने में, और तभी से ये लोग मुगलों की नौकरी करते रहे, और मुगलों की यहाँ इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली, बड़ी बड़ी पोस्ट मिली इनके फोरफादर्स को। और इनके फादर जो है 1838 में एक्सपायर हो गए थे, तो फिर उनको वजीफा मिलता था, उनको पेंशन मिला करती थी मुगल कोर्ट से। लेकिन जब वो उनकी एक्सपायर डेथ हो गई तो फिर जो है वहाँ से मिलना बंद हो गई, और बहादुर शाह जफ़र को खुद ही जो है वो अंग्रेज़ पेंशन दिया करते थे, तो वो कैसे इनको देते, तो फिर इनको नौकरी करनी पड़ी। तो हम आपको यहाँ से लिखवाते हैं, पहले इनके लोगों के नाम लिखवाते हैं घर के, कौन कौन क्या। तो इनके फादर का नाम था सैयद मोहम्मद मुत्तकी, सैयद मोहम्मद मुत्तकी, जिनकी 1838 को दिल्ली में डेथ हुई है। इनकी मदर का नाम था अजीजुन्निसा, अजीजुन्निसा। इनका 1857 में मेरठ के अंदर डेथ हुई है। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ है तो इनकी माँ जो है कई दिन तक एक कमरे में छुपी रही थी, और भूख की वजह से कुछ खाने पीने को नहीं था, पता नहीं क्या कुछ खाया पिया क्या किया, तो उसमें बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसके तभी जो इनकी डेथ हो गई थी। और इनके दादा यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का नाम था सैयद हादी, और उनके मैटरनल यानी नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर का नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद। फरीदुद्दीन अहमद।
इनकी सर सैयद की वाइफ का नाम था पारसा बेगम। इनका 1861 में मुरादाबाद के अंदर डेथ हुई है। इनके भाई का नाम सैयद मोहम्मद। सर सैयद और सैयद मोहम्मद दोनों भाई मिलके एक अखबार न्यूज़पेपर निकाला करते दिल्ली से। इसका नाम था सैयदुल अखबार। वो पब्लिश किया करते थे लोग, उनका प्रेस था वहाँ दिल्ली में, तो ये निकाला करते थे। सर सैयद के बेटों के नाम सैयद हामिद और सैयद महमूद। ये दो बेटों के नाम हैं। अब हम आपको लिखवाते हैं कि सर सैयद ने कौन कौन सी सर्विसेज की हैं या कौन कौन से काम किए हैं। तो हुआ ये कि सर सैयद के फादर का जब 1838 में इंतकाल हो गया तो उस वक्त इनकी एज थी 19 ईयर्स की, 19 साल की स्कूल। तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, तो फिर उन्होंने एक छोटी सी नौकरी वहीं दिल्ली कोर्ट में अदालत में कर ली थी। तो यहाँ से लिखिए सर्विसेज। एटीन 1838 में सबसे पहली नौकरी की है, स्टार्ट किए इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। 1839 में ये नायब मुंशी हो गए, नायब मुंशी आगरा में। फिर उसके बाद मुंसिफ यानी जज, इंसाफ करने वाला। सबसे पहली नौकरी, ये तो नौकरी वहां थी, अंग्रेजों की नहीं थी ये। इन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पहली फुर्सत में ही अटेंड कर पास कर लिया था। तो फिर इनको बड़ी नौकरी मिली और वो नौकरी थी मुंसिफ की। तो फर्स्ट पोस्टिंग इनकी हुई थी मैनपुरी के अंदर, और ये स्टार्ट हुई है 1848 में। ये भी हो सकती है कि ये अंग्रेजों की नौकरी रही हो, लेकिन ये वैसे ही थी। लेकिन एग्जाम पास करने के बाद उनको बाकायदा जो परमानेंट नौकरी मिली है, सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था, तो ये मैनपुरी के अंदर फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी मुंसिफ, एज ए मुंसिफ 1841 में। फिर उसके बाद सर सैयद का मैनपुरी से ट्रांसफर हो गया फतेहपुर सीकरी। और 1842 में फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। फतेहपुर सीकरी में इनको वही रूम दिया गया जो अकबर बादशाह का बेडरूम हुआ करता था, वो उसमें रहे थे। फिर उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी से ट्रांसफर हुआ है बिजनौर एज ए सदर अमीन। 1855 में वहां पहुंचे हैं। फिर उसके बाद बिजनौर से ट्रांसफर हुआ एज मुरादाबाद। एज ए सदरुस्सुदूर 1858 में। सर सैयद जब बिजनौर में थे तब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। तो सर सैयद ने अपनी जान पे खेल के बहुत से अंग्रेजों की जान बचाई थी। सर सैयद को वो एक अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, इंक्वायरी कमेटी। उस रिवोल्ट में अंग्रेज बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे, खासतौर से मुस्लिम उलमा का, मुस्लिम लोगों का।
तो फिर सर सैयद को उस कमेटी का मेंबर बनाया था। अकेले इंडियन थे, अकेले हिंदुस्तानी थे जो उस कमेटी के मेंबर, इंक्वायरी कमीशन के मेंबर बनाए गए थे। सर सैयद ने खुल के ये बता दिया कि ये रिवोल्ट जो हुआ है, ये बगावत जो हुई है, ये इसमें अंग्रेज़ों का ही गलती है। और ये बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत में रह के अंग्रेज़ों की गलती बता दी जाए। अंग्रेज़ों ने उस जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी वजह से अंग्रेज़ों ने बहुत से हिंदुस्तानियों की जान बची उससे, और बहुत से लोगों की जायदाद वगैरह भी जब्त होने से, कब्जे होने से बच गई थी। तो मुरादाबाद रहे। फिर उसके बाद मुरादाबाद से गाज़ीपुर, साउथ पूरब में उत्तर प्रदेश के लास्ट में एक ज़िला पड़ता है, बॉर्डर है बिहार का, आखिरी डिस्ट्रिक्ट है गाज़ीपुर। और यहाँ जो है 1862 में पहुँच गए। गाजीपुर के बाद ट्रांसफर हुआ है सर सैयद का, अलीगढ़ ट्रांसफर हुआ गाजीपुर से, और ये 1864 में अलीगढ़ से ट्रांसफर हुआ सर सैयद का बनारस, और ये 1867 में। और बनारस से सर सैयद चले गए इंग्लैंड। ये भी बताएंगे इंग्लैंड क्यों गए थे। तो इंग्लैंड चले गए 1869 में, और वापस आए बनारस, और फिर आफ्टर रिटायरमेंट शिफ्ट हो गए अलीगढ़ में, और ये 1876 में रिटायर होकर अलीगढ़ शिफ्ट हो गए। अब आपको हम लिखवाते हैं कि सर सैयद ने का रिटन वर्क क्या क्या है, क्या क्या लिखा है। सर सैयद ने 250 किताबें लिखी हैं। हम आपको 10, 12, 15 ही लिखवाएंगे, ज़्यादा नहीं। 250 किताबों के ऑथर थे सर सैयद। बुक्स, सबसे पहला एक किताब है, इसका नाम है रिसाला कवायद उर्दू। रिसाला कवायद उर्दू, ये सर सैयद ने 1840 में लिखा है। ये फर्स्ट किताब है, फर्स्ट बुक है सर सैयद की, पहली किताब है। इसके बाद जामे जम, जामे जम 1840 में लिखी गई है। अगली किताब है जलाउल कुलूब व जिक्रुल महजूब। जलाउल कुलूब व जिक्रुल महजूब, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बायोग्राफी है, सीरत की किताब है ये, और ये 1842 में लिखी गई है। उसके बाद किताब है तोहफ़े हस्न। तोहफ़े हस्न और तहसील फी जर्रुस सकील, फी जर्रुस सकील। और ये किताब जो है 1844 में लिखी गई है। सर सैयद की एक बहुत फेमस किताब है, और ये दिल्ली के मोनूमेंट्स पर है, पुरानी बिल्डिंग्स पर है। इस जो मुस्लिम्स पीरियड हुआ है, उस जो मोनूमेंट्स बनवाए हैं मुस्लिम पीरियड में वहाँ के सुल्तानों ने, उस पर एक किताब है, और वो किताब है आसारुस सनादीद।
मैं बहुत शॉर्ट में और चीज़ें कम कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। जो फेमस किताब उसको आसारुस सनादीद, ये किताब जो है 1847 में लिखी गई और इसका सेकंड एडिशन भी जो है वो फर्स्ट एडिशन और ये सेकंड एडिशन 1854 में इसका छपा है। ये किताब जो है इतनी फेमस हुई कि एक फ्रांसीसी था, उसका नाम था गारसी दत्तासी। गारसी दत्तासी ने, वो इंडियन ईस्टर्न लैंग्वेजेस का माहिर था, एक्सपर्ट था। उसने इस किताब का फ्रांसीसी में ट्रांसलेशन कर दिया और उसका ट्रांसलेशन करने हुआ ये किताब पूरी दुनिया में जो है फेमस हो गई। उस किताब की वजह से सर सैयद को लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का लाइफ मेंबर चुना गया, ये इस किताब की वजह से, जो गारसी दत्तासी ने ट्रांसलेशन कर दिया इस किताब का। आगे और किताब है कलिमतुल हक, कलिमतुल हक, और ये 1849 में लिखी गई किताब। नेक्स्ट किताब है सुन्नत दर रद्दे बिदअत, सुन्नत दर रद्दे बिदअत 1850 में। देखिए, हमने आपको बताया था कि अकबर के जो 9 रत्नों में एक हिस्टोरियन हुए, उनका नाम था अबुल फजल, और उन्होंने अकबर पर किताब लिखी थी आईने अकबरी। ये किताब कहीं मिल नहीं रही थी, सर सैयद को कहीं ये किताब मिल गई, लेकिन बहुत कटी फिटी मिली, दीमक खा गई थी। सर सैयद ने उस किताब को लिख दिया और जब वो किताब कहीं मिली है उनको पूरी, तो उसको जब मिलाया गया तो बिल्कुल सही लिखी, तो रीराइट किया है सर सैयद ने इस किताब को। आईने अकबरी, आईने अकबरी रीराइट 1855 में, और जब लिखी जब सर सैयद बिजनौर में थे, बिजनौर में पोस्टिंग थी तब। अगली किताब है तारीख, तारीख कहते हैं हिस्ट्री को, तारीख सरकशी बिजनौर। सर सैयद जब पोस्टिंग थी बिजनौर में, तो जब रिवोल्ट हुआ तो ये खबर जब बिजनौर पहुंची है तो लोग अंग्रेज़ों के खून के प्यासे हो गए और बहुत से अंग्रेज़ों को मारा जाने लगा। तो सर सैयद ने अपनी जान पे खेलकर अंग्रेज़ों की जान बचाई थी। तो वो जो सरकशी हुई है, मारकाट हुई है, उस पर एक किताब लिखी थी बिजनौर की, लेकिन ये लिखी थी जब पोस्टिंग हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गया था मुरादाबाद में, तो ये मुरादाबाद के अंदर लिखी गई है और ये किताब लिखी गई है 1858 में। तो ये किताब बहुत फेमस है, असबाब बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। असबाब यानी वजह, कारण, कॉजेज। तो असबाब बगावत हिंद ये किताब भी सर सैयद ने, रिवोल्ट पर है ये किताब, इंडियन रिवोल्ट पर। ये किताब ही मुरादाबाद के अंदर ही लिखी थी, नाम है असबाब बगावत हिंद। ये भी मुरादाबाद के अंदर लिखी गई है और ये 1859 में लिखी गई है। हमने आपको लिखवाया था कि ज़ियाउद्दीन बर्नी जो फिरोज शाह तुगलक के रेन में, उनके ज़माने में एक हिस्टोरियन हुए जिन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। सर सैयद ने तारीख़ फिरोज शाही को दोबारा फिर लिखा, उसको एडिट किया है, तारीख़ फिरोज शाही।
ये ज़ियाउद्दीन बरनी की किताब थी। इस किताब को फिर लिखा है और 1860 में। इसी तरह से एक किताब सर सैयद ने लिखी है, तबीनुल कलाम फी तफसीर तौरात वल इंजील अला मसलुल इस्लाम। हालांकि ये किताब ये कमेंट्री ऑफ बाइबल है, इसको यूँ कह सकते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका तबीनुल कलाम फी तफसीर तौरात वल इंजील अला मसअलुल इस्लाम। लिख लीजिए पूरी किताब का नाम। तबीनुल कलाम फी तफसीरुत तौरात वल इंजील अला मसअलुल इस्लाम। आप लिखिए कमेंट्री ऑफ बाइबल। इस किताब को सर ने 1862 में लिखा है। हमने आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफी जहांगीर की है, जिसका नाम तुस्के जहांगीरी, सर सैयद ने फिर एडिट किया था, तुस्के जहांगीरी। और ये जब गाजीपुर में थे सर सैयद, तब इसको लिखा है 1865 में। सर सैयद इंग्लैंड गए थे, उसके 3 वजह थी। एक वजह ये थी कि एक अंग्रेज था सर विलियम म्योर। सर विलियम म्योर ने एक किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसमें हुजूर के और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत सलत बातें उसने लिख दी थी। तो सर सैयद को उस किताब का जवाब लिखना था, तो उसके लिए उनको अंग्रेजी पढ़नी थी, अंग्रेजी सीखनी थी। तो इसलिए भी वहाँ गए, इंग्लैंड के, वहाँ इंग्लिश पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीख लेंगे, और फिर जो है वो वहाँ की जो किताबें हैं, लाइब्रेरी किताबें निकाल के उनके जो हवाले हैं उनसे जो है लेकर किताब लिखी जाएगी। तो वो काम उन्होंने किया और वहाँ रहकर उस खुतबात अहमदिया द एसेज ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, ये किताब वहाँ लिखी। और एक वजह ये थी कि अपने दोनों बेटों को ले गए कि वहाँ की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। तो दोनों बेटों को ले गए, वहाँ एडमिशन कराया और वहाँ पढ़ाया। और तीसरी वजह ये थी कि ये मालूम करने थी कि क्या वजह है कि अंग्रेज़ों को अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। तो ये वहाँ जाके ये पता लगाया और ये जो है ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और हमें भी हिंदुस्तान के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है हमारे हिंदुस्तानी भी पढ़े लिखों में शामिल हो जाएं। वरना हमारी ये सिर्फ रिलीजियस किताबें पढ़ी जाती थी और साइंटिफिक और मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, और इसको एक गुनाह और पाप समझा जाता था। तो सर सैयद तीनों अपने वो जो जर्नी सफ़र किया था लंदन का, 3 मकसद थे, तीनों में कामयाब हुए। सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखी और अपने बेटों को वहाँ एडमिशन कराया, और ये भी मालूम किया कि अंग्रेज़ों की कामयाबी और उनकी सक्सेसनेस की जो वजह है वो ये है कि वो मॉडर्न एजुकेशन में बहुत आगे है, रिसर्चेस में आगे हैं। तो वो किताब है खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया, और ये किताब इंग्लैंड के अंदर लिखी गई 1869 में, और वही इसका ट्रांसलेशन भी हुआ। उसका नाम है एसेज ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद। ये भी वही इंग्लैंड में लिखी गई 1869 में।
सर सैयद जब 1869 में वापस लौटे, इंडिया वापस आए, तो सर सैयद ने एक मैगजीन, एक पत्रिका, एक रिसाला पब्लिश किया, और जो उस वक्त से लेकर आज भी एट प्रेजेंट अब भी पब्लिश होता है, और उस रिसाले का नाम है, उस मैगजीन का नाम है रिसाला तहजीबुल अखलाक। रिसाला तहजीबुल अखलाक, और ये 1870 में अलीगढ़ से पब्लिश हुआ है, और आज भी ये कभी बीच में रुक भी गया है, लेकिन आज भी तब से लेकर अब तक जो है वो पब्लिश होता चला रहा है। तहजीबुल अखलाक के बाद सर सैयद ने एक काम ये किया, तहजीबुल अखलाक में ऐसे जो है वो पब्लिश हुआ करते थे जो लोगों को डाइवर्ट करते थे, कि उनके दिमाग, उनके जहन को, उनके माइंड को, कि मॉडर्न एजुकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक सोच होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल तो सर सैयद ने एक बहुत बड़ा काम और ये किया था, वो 6 वॉल्यूम में कुरान को एक्सप्लेन किया है, जिसका नाम है तफसीरुल कुरान। तफसीरुल कुरान, और ये 6th वॉल्यूम में है, और 1876 से जो लिखना शुरू किया है, और ये 1896 तक लिखा है। सर सैयद की आखिरी किताब जो है वो है सीरत फरीदी। सीरत फरीदी ये आखिरी लास्ट किताब है जो सर सैयद की 1896 में लिखी गई। ये सर सैयद की बहुत सी किताबें हैं, हमने आपको बहुत थोड़ी सी लिखवाई हैं, 16-17-18 करीब किताबें लिखवाई हैं, मुश्किल से 20। सर सैयद ने 250 किताबें लिखी हैं, तो ये बहुत फेमस किताबें हैं, आपको याद रखनी है। आसारुस्सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद, ये बहुत फेमस किताबें हैं, और तहजीबुल अखलाक जो रिसाला है, मैगजीन है, इसको। सर सैयद के बारे में अभी और भी कुछ लिखाना है, अगले पीरियड में लिखवाएंगे इसको।